नवामकोर डिजिलेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे छायावादी कविता नौका विहार की। नौका विहार के रचयिता हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। इस पाठ को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि छायावादी कविताओं में कम शब्दों में अधिक बात कही जाती है, इसलिए मन से भी शब्दों को जोड़ना पड़ता है, तब वाक्य पूरा होता है। छायावाद की एक और विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। इसमें नौका विहार करते हुए प्रकृति का मानव रूप में चित्रण किया है कवि सुमित्रानंदन पंत ने। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ नौका विहार। पहला पद, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल। अब यदि हम इन शब्दों के अर्थ आपको पूरे 8 शब्द हैं, 8 शब्दों के अर्थ भी बताएं तो भी अर्थ के आधार पर उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, मन से शब्दों को जोड़ना पड़ेगा। देखिए, जैसे अर्थ है शांत यानी शांत, स्निग्ध यानी चिकना, ज्योत्सना माने चांदनी, उज्ज्वल माने साफ, अपलक यानी बिना पलक झुकाए, अनंत यानी आकाश, नीरव यानी शांत, भूतल यानी धरती। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल। शांत चिकनाई युक्त स्वच्छ चांदनी, बिना पलक झुकाए आसमान, शांत धरती। ये शाब्दिक अर्थ है, लेकिन जब तक हम इसमें मन से शब्दों को नहीं जोड़ेंगे वाक्य पूरा नहीं होगा। वाक्य पूरा करने के लिए हमें शब्द जोड़ना होंगे। तो इसकी व्याख्या जब करेंगे तो क्या होगा? शांत चिकनाई युक्त स्वच्छ चांदनी शांत धरती के ऊपर फैली हुई है, जिसको बिना पलक झुकाए आसमान देख रहा है। अभी आपको समझ में आया होगा कि इसमें कहीं नहीं लिखा है कि देख रहा है या निहार रहा है, लेकिन वो शब्द अपने मन से जोड़ना पड़ेंगे। प्रकृति का मानवीकरण छायावाद की प्रमुख विशेषता है। तो आसमान देख रहा है, देखता कौन है? मानव देखता है, अर्थात यह मानवीकरण किया गया है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल। सैकत यानी रेत होता है। रेत रूपी बिस्तर पर दूध के समान सफेद, दूध के समान सफेद कोमल अंगों वाली गंगा तनुवंगी। तनुवंगी संस्कृत का शब्द है, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो होगा तनुवंगी। तनुवंगी यानी कोमल अंगों वाली, कोमल अंगों वाली अर्थात दुबली पतली। ग्रीष्म विरल, गर्मी भयंकर पड़ रही है। जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो नदियाँ सूख जाती हैं, उनकी धारा पतली हो जाती है। तो गर्मी का मौसम है, नौका विहार कर रहे हैं, वहाँ पर देख रहे हैं वो कि गंगा की धारा बहुत पतली हो गई है। उसको देखकर वो कह रहे हैं रेत रूपी बिस्तर पर ऐसा लग रहा है दूध के समान सफ़ेद कोमल अंगों वाली अर्थात दुबली पतली गंगा, श्रांत यानी शांत, क्लांत यानी थकी थकी सी, निश्चल माने स्थिर। शांत थकी थकी सी और स्थिर लेटी हुई है। तापस वाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल। पवित्र गंगा, निर्मल गंगा यानी पवित्र गंगा चंद्रमा की चांदनी से चमकते हुए उसके दोनों किनारे। पवित्र गंगा तापस वाला, तापस वाला नहीं, तपस्वी कन्या के समान, सन्यासिनी के समान प्रतीत हो रही है और चंद्रमा की चांदनी से उसके दोनों किनारे चमक रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो 2 करतल, करतल यानी हथेलियों के समान वो प्रतीत हो रहे हैं। लहरें और पर कोमल कुंतल, पानी में जो लहरें उठ रही हैं, ऐसा लग रहा है उस तपस्वी कन्या के कोमल केश हों। कुंतल यानी बाल, केश। गोरे अंगों पर शहर शहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। चंद्रमा की चांदनी से चमकती हुई गंगा गौर वर्ण की प्रतीत हो रही है। गोरे अंगों वाली अर्थात गौर वर्ण की प्रतीत हो रही है। उसमें पानी में उसकी लहरें उठ रही हैं, चंद्रमा की चमक उसमें दिखाई दे रही है और नीले आसमान का प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे रहा है। नीलांबर यानी नीला आकाश दिखाई दे रहा है, उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे उस तपस्वी कन्या का आंचल
लहरा रहा हो। चलिए अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमा विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, चांदनी रात का प्रथम प्रहर। पानी में गोलाकार लहरें उठ रही हैं। वर्तुल यानी गोलाकार, मृदुल मतलब छोटी छोटी, छोटी छोटी गोलाकार लहरें उठ रही हैं। चंद्रमा की, शशि की रेशमा विभा से भर, अर्थात चंद्रमा की रेशमी किरणें उसके ऊपर पड़ रही हैं और वो छोटी और गोलाकार लहरें ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे उस तपस्विनी कन्या की साड़ी की सिकुड़न हो, साड़ी की सिकुड़न के समान वो गोल और छोटी छोटी लहरें प्रतीत हो रही हैं। चांदनी रात का प्रथम पहर, चांदनी रात है, पहला पहर है और हम चले नाव लेकर सत्वर, हम शीघ्र ही अपनी नाव लेकर नौका विहार के लिए निकल रहे हैं। सिकता की सहिष्णु सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। किनारे पर रेत है तो रेत रूपी मुस्कुराती हुई सीपी पर ऐसा लग रहा है मोती की ज्योत्सना रही विचर। ज्योत्सना यानी चांदनी, चांदनी रूपी मोती चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। सीप जानते हैं आप, कहा जाता है सीप के अंदर मोती होता है। इसी तरह जो रेत किनारे पर पड़ी हुई है वो गीली है, चंद्रमा की चांदनी उसके ऊपर पड़ रही है तो वो चमक रही है। तो उसको देखकर कभी कल्पना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि चांदनी रूपी मोती चमक रहा है रेत रूपी मुस्कुराती हुई सीपी पर। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, हमने अपनी नाव पर पाल चढ़ा दी। पाल मतलब कपड़ा होता है जिससे अपने आप हवा की दिशा में नाव आगे बढ़ती है। उठा लंगर, लंगर यानी वो बंधन होता है जो जिससे किनारे पर बांध दिया जाता है उसको, नाव को। तो कह रहे लो पाले चढ़ी उठा लंगर, हमने अपनी नाव में पाल चढ़ा दिया और उसका लंगर खोल दिया। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, वह छोटी सी नाव मंथर मंथर यानी धीरे धीरे, मंद मंद यानी धीरे धीरे और मंथर मंथर यानी बहुत धीमी गति से। लघु तरणी यानी छोटी सी नाव, हंसनी सी सुंदर उपमा अलंकार है जो कि हंसनी के समान सुंदर दिखाई दे रही थी। तिर रही खोल पालों के पर, जिस तरह हंस जो है पानी में तैरता है उसी तरह हमारी छोटी सी नाव पाल रूपी पंखों से पानी में तैरने लगी। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पलिन निर्भर। निश्चल जल, शांत जल का जल रूपी दर्पण पर, शुचि यानी पवित्र होता है, निश्चल यानी स्थिर, स्थिर जल रूपी दर्पण पर बिंबित यानी प्रतिबिंबित हो रहे थे रजत पुलिन निर्भर, चंद्रमा की चांदनी से चमकते हुए किनारे प्रतिबिंबित हो रहे थे। दोहरे ऊंचे लगते क्षणभर, और दोहरे ऊंचे दिखाई दे रहे थे। काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, नौका में उठती जलहिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। विस्फारित नयनों से निश्चल, काला कांकर का राजभवन, काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन। काला कांकर का राजभवन अर्थात जहाँ पर सुचित्रानंदन पंत रुके हुए थे उसका प्रतिबिंब पानी में दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जल में, पानी के अंदर निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर, प्रमन यानी प्रसन्न मन से वो सोया हुआ सा प्रतीत हो रहा था। पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, जिस तरह रात में सोते समय निश्चिंत होकर अगर सोते हैं तो ऐश्वर्य के, खुशहाली के सपने आते हैं, इसी तरह ऐसा लग रहा था जैसे वो काला कांकर का राजभवन ऐश्वर्य के सपने देख रहा हो, खुशहाली के सपने देख रहा हो। नौका में उठती जलहिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, जैसे ही हमारी नाव आगे बढ़ती पानी में हिलोर यानी तरंगें उठती तो हिल पड़ते नभ के ओर छोर। आसमान के जितने प्रतिबिंब पानी में दिखाई दे रहे थे सब वो हिलते हुए से दिखाई देने लगते। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, आसमान में
तारों के समूह, तारक दल यानी तारों के समूह चमकते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे विस्फारित नैनों से यानी फटे हुए नेत्रों से गौर से आसमान में वो कुछ खोजने का प्रयास कर रहे हों। ज्योतित कर नव का अंतस्थल, अंतस्थल मतलब अंतस्थल हृदय, आसमान के हृदय को प्रकाशित करके वहाँ कुछ खोजने का वो प्रयास कर रहे हैं। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, जिनके प्रतिबिंब पानी में दिखाई दे रहे थे तो ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे दीपक जलाकर पानी में छोड़ दिए हुए। अंचल की ओट किए अविरल, पानी में लहरें उठती, कभी वो दिखाई देते कभी छुप जाते, तो ऐसा लगता जैसे वो तपस्विनी कन्या के आंचल में कहीं छुप गए हैं। फिरती लहरें लुकछिप पल पल, लहरें जो है पानी में उठ रही हैं और विलीन हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो लुका छिपी का खेल खेल रही हैं। सामने शुक्र की छवि झलमल, थोड़े और आगे बढ़े तो शुक्र का प्रतिबिंब पानी में दिखाई दे रहा था झिलमिलाता हुआ। कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे तैरती परी सी जल में कल, जैसे कोई परी पानी में तैर रही हो। रुपहरे कचों में हो जल, लहरें उठती थी, कभी वो छवि दिखाई देती थी कभी नहीं दिखाई देती थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके सुनहरे बाल उस परी के उसके सामने आ गए हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रही है। लहरों के घूंघट से झुकझुक 10वीं का ससिन स्त्रियक मुख, लहरों के घूंघट से, लहरें पानी में उठ रही हैं, कभी वो दिखाई देता है कभी नहीं दिखाई देता है। 10वीं का ससिन स्त्रियक मुख, 10वीं का चंद्रमा, 10वीं के दिन पूरा चंद्रमा नहीं होता है, थोड़ा सा उसकी कला कटी हुई होती है। तो 10वीं का चंद्रमा निज तिर्यक मुख, अपना टेढ़ा मुंह कभी उन लहर रूपी घूंघट से दिखाता है कभी उनमें छुप जाता है। जैसे मुग्धा सा रुक रुक, जैसे कोई मुग्धा स्त्री है वो कभी पर्दे में दिखाई देती है कभी घूंघट में दिखाई देती है, कभी उसका चेहरा दिखाई देता है कभी नहीं दिखाई देता है। उसी तरह लहर रूपी घूंघट में 10वीं का चंद्रमा कभी दिखाई देता है कभी नहीं दिखाई देता। अब पहुंची चपला बीच धार, अब हमारी नाव धारा के बीचों बीच पहुंच गई। छिप गया चांदनी का कगार, चंद्रमा की चांदनी से चमकते हुए किनारे, कगार यानी किनारे जो थे वो छिप गए, अब दिखाई नहीं दे रहे थे। दो बाहों से दूरस्थ थी धारा का कृष्ण कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। दोनों किनारे दो बाहों के यानी विशाल भुजाओं के समान प्रतीत हो रहे थे। धारा का कृष्ण कोमल शरीर, धारा यानी नदी की धारा बहुत ही पतली थी, कमजोर थी, कृष्ण माने कमजोर होता है, और बहुत ही दुबली पतली वो दिखाई दे रही थी नदी की धारा। आलिंगन करने को अधीर, वो दोनों किनारे दूर होते हुए ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे वो आलिंगन करना चाहते हो नदी का, नदी को छूना चाहते हो, आलिंगन करना चाहते हो, आलिंगन करने के लिए व्याकुल वो दिखाई दे रहे थे। अति दूर क्षितिज पर, क्षितिज वो होता है जो धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसको कहते हैं क्षितिज। वहाँ पर हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें वृक्षों की पंक्तियाँ दिखाई देती हैं या फिर पहाड़ दिखाई देते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं क्षितिज। अति दूर क्षितिज पर, क्षितिज पर बिटप भाल, वृक्षों की पंक्तियाँ, भाल यानी मस्तक, मस्तक के समान प्रतीत हो रही हैं। किसके? हमने शुरू में पढ़ा था बिना पलक झुकाए आसमान इस दृश्य को देख रहा है, तो आसमान जो दृश्य देख रहा है उसके मस्तक के समान बिटप भाल यानी वृक्षों की पंक्तियाँ, उसके मस्तक के ऊपर लगती भ्रू रेखा सी अराल, जैसे आँखों के ऊपर भौएं होती हैं ऐसी वो भ्रू रेखा सी, विशाल आसमान के नील नयन विशाल, विशाल आसमान के आँखों के ऊपर बनी हुई भौं के समान वो प्रतीत हो रही हैं। माँ के ओर पर शिशुषा समीप सोया धारा में एक द्वीप। थोड़े और आगे बढ़ते हैं तो नदी के बीचों बीच एक टापू आ जाता है, द्वीप अर्थात टापू। माँ के ओर पर शिशुषा, वो नदी के बीचों बीच ऐसा लग रहा था जैसे माँ के हृदय पर कोई छोटा सा बच्चा सोया हुआ सा प्रतीत हो रहा था। उस टापू को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे माँ के हृदय पर कोई
छोटा शिशु लेटा हुआ हो, सोया हुआ हो। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, पानी उससे टकरा रहा था और वापस जो है विपरीत दिशा में आ रहा था। प्रतीप यानी उल्टा होता है, उल्टा वापस आ रहा था, अर्थात वो पानी के प्रवाह को विपरीत दिशा में लौटा रहा था। तभी आसमान में एक पक्षी दिखाई दिया। कवि कह रहे हैं वह कौन बेहद, यह कौन सा पक्षी है? क्या बिकल कोक, क्या ये व्याकुल चकवा पक्षी है? कोक अर्थात चकवा। हिंदी साहित्य में 3 पक्षियों का वर्णन है, चकवा, चकोर और चातक। तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। तो चकवा की विशेषता ये है कि चकवा और चकवी का जोड़ा रात में बिछड़ जाता है, तो उसको देखकर वो कह रहे हैं क्या बिकल को, क्या ये व्याकुल चकवा पक्षी है? उड़ता अरने निज विरल शोक, जो अपने दुख को दूर करने के लिए यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा है। मानवीकरण है, आप देखा होगा जब कोई व्यक्ति ज़्यादा व्याकुल होता है, ज़्यादा जो है वो परेशान होता है, तो यहाँ से वहाँ चक्कर लगाता रहता है, उसको बेचैनी होती है। ऐसा ही जो है उस पक्षी को देखकर लग रहा है, जो कि यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहा है। छाया की कोकी को बिलोक, क्योंकि उसकी स्वयं की परछाई पानी में दिखाई दे रही है, तो वो उसको देखकर समझ रहा है ये चकवी है। कोकी अर्थात चकवी। छाया की कोकी को बिलोक, अपनी परछाई को देखकर वो कोकी समझ रहा है, अर्थात चकवी समझ रहा है, इसलिए वो और ज़्यादा व्याकुल हो रहा है। पतवार घुमा प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। सामने टापू आ गया था, जैसे ही उन्होंने पतवार को घुमाया, प्रतनु भार हल्की होने के कारण, तनु भार यानी कम वजन की होने के कारण, छोटी होने के कारण, नौका घूमी विपरीत धार, पूरी नाव विपरीत दिशा में घूम गई। डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन इस पार। अभी तक जो है धारा की दिशा में जा रहे थे, इसलिए जो है डांडों की आवश्यकता नहीं थी। डांडे अर्थात चप्पू, जिससे चलाया जाता है नाव को। लेकिन अब विपरीत दिशा में थे धारा की, इसलिए डांडों का सहारा लेना पड़ा। तो डांडों के चल करतल पसार, चप्पू रूपी हथेली, उसकी जो बनावट होती है वो हथेली की तरह होती है, इसलिए कवि कह रहे हैं कि डांडे रूपी हथेलियों को फैलाकर भर भर मुक्ता फल फेन इस पार। जैसे जैसे हम जो है आगे बढ़े, पानी में झाग बनने लगा। मुक्ता फल यानी झाग बनने लगा। फेन, फेन यानी झाग होता है। मोतियों के समान बिखराती जल में तार हार, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मोतियों का हार टूटकर नदी में फैल गया हो। बिखराती जल में तार हार, जैसे कोई मोतियों का हार जमीन पे फर्श पे गिर जाए तो उसके मोती बिखर जाते हैं, उसी तरह जो है पानी में वो झाग फैल रहा था। चांदी के सांपों की रलमल, नाचती रश्मियां जल में चल। चंद्रमा की चांदनी लहरों पर पड़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था चांदी के सांप जो है झिलमिला रहे हों। नाचती रश्मियां जल में चल, रश्मियां यानी किरणें, चंद्रमा की किरणें पानी में उन लहरों पर पड़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे चांदी के सांप झिलमिला रहे हैं। रेखाओं सी खिंच तरल तरल, पानी में जो रेखाएं बन रही थी उन पर चंद्रमा की चांदनी पड़ रही थी। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि उड़े झिलमिल, फैले फूले जल में फैनिल। लहर रूपी बेलों पर सैकड़ों चंद्रमा, चूंकि जो है पानी में झाग बन रहा था, इसलिए जितने बुलबुले बन रहे थे उतने प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे। तो लहर रूपी बेलों पर सैकड़ों चंद्रमा और उड़े यानी तारे, तारे झिलमिलाते हुए दिखाई दे रहे थे। फैले फूले जल में फैनिल, पूरे पानी में जो है फैनिल यानी झाग फैल गया था, और झाग फैलने के कारण ऐसा दिखाई दृश्य दे रहा था। अब उथला सरिता का प्रवाह, अब जो है नदी का बहाव कम हो गया। लग्गी से ले ले सहजता, हम बड़े घाट को सहसा। अब जो है नदी का गहराई कम हो गई, तो हम लग्गी से यानी डंडे से गहराई को नापते हुए घाट की तरफ उत्साह के साथ बढ़ रहे थे। किनारे की तरफ आ गए थे। नदी को जब पार करना होता है
तो एक डंडे का सहारा लिया जाता है, गहराई उससे देखते जाते हैं, कदम आगे बढ़ाते जाते हैं, उसको लग्गी बोलते हैं। तो ऐसे ही डंडे के सहारे जो है वो घाट की तरफ बढ़ रहे थे। तो वो कह रहे हैं हम बढ़े घाट को उत्साह के साथ हम घाट की तरफ बढ़ रहे थे। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उर्मे आलोकित सत विचार। जैसे जैसे हमारी नाव किनारे की तरफ लग रही थी, उर्मे यानी हृदय में, आलोकित सत विचार, हृदय में सैकड़ों विचार उत्पन्न हो रहे थे। इस धाराशाही जग का क्रम, जिस तरह ये नदी बह रही है ऐसे ये संसार चल रहा है। अब जो इसका उद्देश्य है वो इन पंक्तियों में है। इस नौका विहार का उद्देश्य, नौका विहार की तुलना जीवन से की गई है। इस धाराशाही जग का क्रम, जिस तरह ये नदी बह रही है ऐसे ये संसार चल रहा है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, जीवन का जैसे प्रारंभ होता है वैसे ही एक नदी की धारा का भी प्रारंभ होता है। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, जिस तरह नदियों का संगम होता है, एक दूसरे से मिलती हैं नदियां, उसी तरह ये जीवन भी प्राप्त होता है। शाश्वत नव का नीला विकास, आसमान का जो नीलापन है ये हमेशा रहने वाला है। शाश्वत अर्थात होता है हमेशा रहने वाला। शाश्वत शशि का ये रजत हास, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चंद्रमा, ये हमेशा रहने वाला है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, पानी में उठती हुई लहरें, छोटी बड़ी लहरें, क्रीड़ा करती हुई लहरें, ये हमेशा रहने वाली हैं। सुमित्रानंदन पंत कह रहे हैं, हे जग जीवन के कर्णधार, अर्थात हे इस संसार को चलाने वाले नाविक, अर्थात हे ईश्वर, चिर जन्म मरण के आर पार शाश्वत जीवन नौका विहार। ये जो जन्म और मृत्यु है, इस संसार में लोग जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु होती है, ये वास्तव में एक नौका विहार की तरह है। ये जीवन नौका विहार की तरह है। जिस तरह लोग नौका विहार करने के लिए आते हैं, घूम फिर कर चले जाते हैं, उसी प्रकार इस संसार में भी लोग जन्म लेते हैं और यहाँ कुछ समय व्यतीत करते हैं और फिर चले जाते हैं। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण। कवि कह रहे हैं, आज मुझे जीवन की वास्तविकता का पता चल गया है। मुझे जो है मेरे अस्तित्व का ज्ञान हो गया है। जीवन क्या है इसका प्रमाण मुझे प्राप्त हो गया है। करता मुझको अमृत दान। और इस तरह नौका विहार करने के बाद आज मैं अपने आप को अमर महसूस करने लगा हूँ। अमरता मुझे प्राप्त हो गई है। तो नौका विहार वास्तव में जीवन से जोड़कर ये बात कही गई है और इसमें उत्प्रेक्षा, उपमा और मानवीकरण, प्रमुख रूप से मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। कोमलकांत पदावली है और खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो आज हमने कक्षा 11 हिंदी विशिष्ट का नौका विहार पढ़ा। अगले पद में हम फिर नए पाठ के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।